भरना चाह रहा हो तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्वयं का हो। अदरवाइज बहुत गजब तरह का स्कैम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो काउंसलर फिल कर देता है, लास्ट में बोल देता है कि भैया आपके मेरिट से अलॉट हुआ है, मोटा कमीशन कॉलेज से काउंसलर के हाथ में आ जाता है और आप ठन ठन गोपाल स्कैम हो जाता है आप सभी के साथ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूपी आयुष काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन लाइव हो चुका है और मैं लाइव एक एक स्टेप करके आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जो यार पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक इंफॉर्मेशन निकाला है उन लोगों ने, बुलेटिन ऑलरेडी वेबसाइट पे कल ही आ चुका था, तो देख लीजिए। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पंजीकरण फॉर्म स्वयं भरें। भैया ठीक है, आपको खुद से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, एजेंट या किसी अन्य से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना भरवाएं। साइबर कैफे वाले भैया से, एजेंट से खास करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना भरवाएं। कोई भी काउंसलर हो जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाह रहा हो तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्वयं का हो। अदरवाइज बहुत गजब तरह का स्कैम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो काउंसलर फिल कर देता है, लास्ट में बोल देता है कि भैया आपके मेरिट से अलॉट हुआ है, मोटा कमीशन कॉलेज से काउंसलर के हाथ में आ जाता है और आप ठन ठन गोपाल स्कैम हो जाता है आप सभी के साथ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है, खुद से आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करो इस वीडियो को इंटायरली देखो। अभी जस्ट पोर्टल लाइव हुआ है तो लपक के पहले रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अर्ली रजिस्ट्रेशन डजंट मीन अर्ली अलॉटमेंट। जो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेगा ऐसा नहीं है कि उसका मेरिट लिस्ट में नाम पहले आ जाएगा, रैंक से मेरिट लिस्ट में नाम आता है। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो विंडो है, 7 दिन का विंडो है, तो पहले दिन तो आप रजिस्ट्रेशन मत ही करो। पहले दिन क्या करो, इस वीडियो को अच्छे से 3 से 4 बार देखो, है ना। फिर उसके बाद अपना आराम से रजिस्ट्रेशन करना। पहले दिन घबरा के पैनिक करके रजिस्ट्रेशन करके गलती नहीं करना, डॉक्यूमेंट्स उल्टे सीधे अपलोड कर दोगे, है ना। सब कुछ बना के बकायदा पीडीएफ में रखो, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करना। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को करते हैं। ये 5 पॉइंट्स को आपको बहुत तरीके से ध्यान दे देना चाहिए। चॉइस फिलिंग से रिलेटेड एक पॉइंट है कि यूपी जैसे CCC में क्या होता है कि चॉइस फिलिंग भर दिया, लॉक नहीं किया, तब भी वो ऑटो सेव हो जाता है। यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग लॉक करना कंपलसरी है, तभी आपका अलॉटमेंट आएगा, है ना। दूसरा ये कि फ्री एग्जिट से रिलेटेड एक चीज है, एक ट्रिक है कि जैसे अगर आपको कोई कॉलेज नहीं लेना है तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपका पूरा जो सिक्योरिटी अमाउंट है फॉरफिट हो जाएगा और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरा ये कि अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, है ना, या फिर जो अपना ईडब्ल्यूएस है उनका जो डेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। मतलब एससी का कितना पुराना भी हो, एसटी का कितना पुराना भी हो, डजंट मैटर। बट अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस क्लेम कर रहे हो भैया तो 1 अप्रैल 2025 का बना होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आपका नहीं बना है तो अभी भी बनवा लो, 2 से 3 दिन में आ जाता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर देना। रजिस्ट्रेशन में लगेगा ही, मैं अभी बताऊंगा कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। धरोहर धनराशि जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है क्योंकि बड़ा अमाउंट रहता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हो तो 20,000 रुपए आपका लगता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोशर के लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। अगर सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट करोगे तो यहाँ पे 20,000 रुपए का आपका धरोहर धनराशि लगेगा, मतलब सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को करोगे तो 50,000 में हो जाएगा, और सिर्फ प्राइवेट के लिए करोगे तब भी 50,000 आपको देना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है वो रिफंडेबल होता है, ये एडजस्ट कहीं नहीं होता है। मतलब कोई आपको ऐसा कहेगा कि आपके फीस में एडजस्ट हो जाएगा तो ये चीज नहीं है, इसका ध्यान रखना है। कहीं किसी एजेंट के द्वारा, कहीं किसी एजेंट के खाते में मत भेज देना कि आप पे कर दो, वो पे करेगा तो उसी के खाते में वापस आ जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। आपके अपने अकाउंट में आना चाहिए पैसा। तो कैसे, जब कटेगा आपके अकाउंट से तो उसी अकाउंट में पैसा आएगा। अपने रिलेटिव का डालिएगा, अपने मदर फादर का डालिएगा, या आप अपना स्वयं का डालिएगा। किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़ जाना भैया। इस चीज का आपको विशेष तरीके से ध्यान देना होगा, तभी चीजों का आप इस्तेमाल कर पाओगे। अब स्टार्ट कर लेते हैं लाइव। एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिए, 3 से 4 बार वीडियो को देखिए और पहले दिन आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही ऑफिशियल लिंक है भैया, यूपी आयुष काउंसलिंग upsdc.government.in। भाई बहुत सारे फर्जी वेबसाइट आ गए हैं। जैसे ही आप यूपी काउंसलिंग यूपी आयुष सर्च करोगे ऐसे ऐसे फर्जी वेबसाइट आ गए, मैं आपको लाइव दिखा देता हूं, है ना। तो इनसे बच के रहना है। वो क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यूपी आयुष काउंसलिंग.in, ये कोई अलग वेबसाइट है। ये देखो ये कोई अलग वेबसाइट है। बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे ज्वाइन नाउ वगैरह करके स्कैम हो जाता है उसके साथ। तो ध्यान देना है कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस होगा। कहीं और 20,000 50,000 पे मत कर देना, इस चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है।
सबसे पहला स्टेप क्या करना है, गूगल पे www.upayuscounseling.upsdc.government.in यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको देख लो अच्छे से। इसी को ओपन करना है, जैसे ही ओपन करोगे अपना योगी जी का फोटो फ्रंट में दिखेगा, है ना। और यहाँ पे आएगा यूजी काउंसलिंग, ऊपर टैब आएगा यूबाउट काउंसलिंग, यूजी काउंसलिंग, पीजी काउंसलिंग। आपको यूजी वाले काउंसलिंग पे क्लिक करना है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2025। तो यूजी काउंसलिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखे ऑप्शन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन आयुष यूजी, जो कि अब लाइव हो चुका है। आप रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, तो पहला टैब आपका यहाँ आएगा, जहाँ पे आपका आएगा सेलेक्ट कोर्स। यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स में जैसे आप क्लिक करोगे तो आयुष काउंसलिंग 2025 आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको क्या निकाल के रख लेना है, अपना एडमिट कार्ड जो नीट का था, ठीक है, उसको निकाल के रखिए, और नीट का स्कोर कार्ड निकाल के रख लीजिए। दो चीजें उसकी जरूरत पड़ेगी, मैं बताता चलूंगा धीरे धीरे, है ना। वीडियो को देखने के बाद ही आप अपना प्रोसेस शुरू करिएगा, अदरवाइज गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब यहां से आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, ठीक है, और यहां से आपको नीट का एप्लीकेशन नंबर जो है वो दोनों चीजें फिल कर देनी है, रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधार कार्ड पे ही आपको ओटीपी का मैसेज आएगा, और वो रजिस्टर्ड नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। आपका आधार कार्ड नंबर से लिंक होना चाहिए, अदरवाइज फिर दिक्कत आएगी आपको। तो लिंक नहीं है तो आप लिंक करवा लो, है ना। आई थिंक लिंक्ड होना ही चाहिए बहुत सारे बच्चों का। अदर अल्टरनेटिव भी है, लेकिन फिर वो लेंदी हो जाएगा और उसमें प्रॉब्लम रहेगी आपको। तो आधार कार्ड वाला ही मेथड सबसे बढ़िया और ऑप्टिमाइज मेथड है, वो सारे डिटेल एक बार में फेच कर लेता है। और यहाँ पे कैप्चा कोड डालिएगा और लॉग इन करके आप जैसे सबमिट करेंगे आपको आधार कार्ड नंबर पूरा भरने को बोलेगा। ये जो वर्चुअल आईडी होता है आधार यूआईडी नंबर, तो आपका जो आधार यूआईडी नंबर है उसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजेगा जिससे वो रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे सेंड ओटीपी आप करोगे तो उस मोबाइल नंबर के पास ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पे एंटर योर आधार नंबर अगेन टू रिसीव द ओटीपी ऑन लिंक्ड मोबाइल नंबर, जो भी नंबर लिंक्ड रहेगा उसी पे वो ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही आप ओटीपी डाल के सबमिट करोगे, बैंक आपकी सारी डिटेल्स फेच कर लेगा पहले से। मतलब कोई भी आपको इसमें जो है ये नीट रजिस्ट्रेशन नंबर, नीट रैंक, ये सब कुछ पहले से गेट कर लेगा। आपको मैनुअली इंटर करने की जरूरत नहीं है, इससे गलती होती है, ठीक है। तो नीट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले पेज का, है ना। जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन करते चलिएगा स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, कि कभी कोई दिक्कत हुई तो आप दिखा सकते हो कि भाई मैंने किया था। आपका नीट रैंक यहाँ पे फैच हो जाएगा, आपका नीट स्कोर फैच हो जाएगा, ठीक है। नेम आपका देख लीजिएगा, फादर नेम आपका देख लीजिएगा, सब सही से फैच हो जाएगा कि ये वही डिटेल होगी जो नीट के एनरोलमेंट फॉर्म में आपने डाला होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपका आएगा, जेंडर आपका आएगा, यहाँ पे कैटेगरी आप जो है चेंज कर सकते हो। कैटेगरी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप कैटेगरी ऊपर नीचे कर सकते हो। तो देख लेना आपकी कैटेगरी सही से सेलेक्टेड है, नहीं है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आई वेरीफाइड दैट, यहाँ पे फाइनली आपको सबमिट करना है। आई वेरीफाइड द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड अबव इन द करेक्ट एंड रिलेटेड टू मी। ये वेरीफाई कर लेना कि भैया जो भी आपने ऊपर देखा है वो सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे यस कर देंगे। तो जैसे यस करेंगे ये अपने आप वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको क्लिक कर देते हो, अब आप निचले सेक्शन में आ जाते हो क्वालिफाइड एग्जामिनेशन वाले में, ठीक है। ये ध्यान से जैसे इस टैब पे आप क्लिक करोगे, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास फ्रॉम फॉर डोमिसाइल पर्पस, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना एग्जामिनेशन कहाँ से पास किया है। तो अब ये देख लीजिए कि अगर आपने अपना स्कूलिंग यूपी से किया है तो आप यहाँ पे यूपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ देखो, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों अगर आपने यूपी से किया है, 10th एंड 12th दोनों यूपी से किया है, तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 10th जो है यूपी से किया लेकिन 12th बाहर से किया है तो आप दूसरा ऑप्शन करोगे। जैसे ही आप दूसरा ऑप्शन करोगे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा अगर आप करोगे इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम हाई स्कूल, पास फ्रॉम अदर देन यूपी, तो भी आपको डोमिसाइल लगाना पड़ेगा। चौथा अगर आपने 10th जो है बाहर से किया है और 12th भी बाहर से किया है तो भी आपको डोमिसाइल रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहले केस में आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर आपने 10th एंड 12th दोनों उत्तर प्रदेश से किया है तो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पहले आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लिख लेना है, कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है कि भैया आपकी कैटेगरी क्या थी, सब कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ इसके नीचे आपको एड्रेस डालना है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस लाइन 1 आपका जो भी हाउस नंबर है, ठीक है, या फिर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हो तो अपने विलेज का भी कोई हाउस नंबर होता है, नहीं होता है तो मोहल्ले का कोई नाम होता है, तो ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। एड्रेस लाइन 2 थोड़ा सा और डिटेल में बता दो कि भैया यहाँ मेरा घर है, ये आसपास में जिला है, कस्बा है, ये सब चीज़ें तीनों चीज़ें लिख देना। फिर आप चौथा डालोगे अपना पिन कोड। पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है कि जो भी आपका पिन कोड है, ठीक है, वो सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
है ना। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि भैया आप कौन से स्टेट से हो, तो आप स्टेट सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो ऑप्शन फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, है ना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये आपको पूछेगा, तो देखना बहुत ध्यान से। EEEC में क्या करता है कि आपका बाय डिफॉल्ट ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वही लेता है जो आपने नीट में डाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ काउंसलर्स क्या करते हैं, बहुत एजेंट्स में बोलूँगा क्या करते हैं, आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर खुद रजिस्टर्ड कर लेंगे, है ना, और आपको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट करवा देंगे प्राइवेट वाला, जिससे उसको हाई कमीशन आता है। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी ही डालना है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है ना। अब पता चला कि भैया आप गए उनसे शिकायत करने की, सर मैंने, तो वो आपको ही बोलेंगे कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी, टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंटर योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो अपना ही मोबाइल नंबर डालिएगा और अपना ही ईमेल आईडी डालिएगा, है ना। पता चलेगी आपके साथ भी वो स्कैम हो जाए तो उससे बचिएगा, इसलिए इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना, ईमेल आईडी और फोन नंबर अपना ही डालना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आती है वो ये आती है, ये पूछता है हैव यू पास बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली बात है, आपने बायोलॉजी पास किया होगा जब आपने नीट का एग्जाम दिया है, सेलेक्ट कर लेना है यस। और 10+2 में आपका बायोलॉजी है, हैव यू पास 10+2 बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, हैव यू पास, तो ये आपको कर देना है। ये 2 टैब्स हैं, इसमें यस कर देना है और इसमें देखना है कि बायोलॉजी के साथ किया या बायोटेक्नोलॉजी के साथ किया। जैसे ही आप बायोलॉजी सेलेक्ट कर लोगे तो अब आपके मार्क्स ऑब्टेन आ जाएंगे, ठीक है। अब ये बोलेगा कि भैया अपने मार्क्स डाल लीजिए, फिजिक्स में कितने नंबर थे, केमिस्ट्री में कितने थे, बायोलॉजी में कितने, टोटल मार्क्स में आपके 100 आ जाएंगे। मार्क्स ऑब्टेन, जितना मार्क्स आपका बना है टोटल में से, तो वो मार्क्स आप यहाँ पे लिख दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 100 में से फिजिक्स में कितने नंबर आए हैं, इस बच्चे के 62 थे, केमिस्ट्री में 68 थे, बायोलॉजी में 62 थे, तो ये मार्क्स हमने यहाँ पे एंटर कर दिए। तो यहाँ पे सारे मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे ही आप मार्क्स एंटर कर दोगे सारा कुछ सही है। अब यहाँ पे आएगा क्रिएट योर पासवर्ड फॉर चॉइस फिलिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आपको अपना पासवर्ड क्लियर वो करना है। पासवर्ड आप ऐसे कर सकते हो कि एक स्मॉल, एक कैपिटल, कुछ स्पेशल कैरेक्टर के साथ अपना पासवर्ड आप बना सकते हो। बढ़िया स्ट्रांग वाला पासवर्ड बनाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ABC@123, है ना, रोहित@123, राज@123। भैया अच्छा पासवर्ड बनाओ, है ना, ठीक है। खैर उससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि OTP अगर आपके पास ही आएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। तो पासवर्ड आप बना लेना, फिर ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे बैंग आपकी सारी डिटेल्स ये ले लेगा। मतलब अब आपसे फाइनल कंफर्मेशन मांग रहा है कि भैया एक बार देख लो कि सब ठीक है ना। तो देखो रोल नंबर आप चेक कर लोगे, रैंक चेक कर लोगे, स्कोर कार्ड चेक कर लोगे, है ना, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब देख लीजिएगा, जेंडर देख लीजिएगा, कैटेगरी देख लीजिएगा। कैटेगरी अगर अनरिजर्व्ड है तो मतलब कुछ नहीं है, अगर आपके पास OBC SC ST है तो ये है, अगर आपके पास OBC SC ST है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर होगा, तो ये आपको यहाँ डालने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इशूड फ्रॉम, किस दिन से इशू है तो ये आपको डालने का ऑप्शन आएगा। सर्टिफिकेट इशू डेट कब का इशू है ये डालने का ऑप्शन आएगा। सब कैटेगरी अगर है, मतलब आप हैंडीकैप्ड हैं, फ्रीडम फाइटर हैं आपके फादर या कोई और, है ना, आर्म फोर्सेस का कोटा है आपके पास, तो सब कैटेगरी आता है सब, है ना। अगर नहीं है तो NA ही आएगा आपका, सब कुछ ऐसा ही आएगा। हाई स्कूल इक्विवेलेंट आपने कहाँ से किया था, अदर देन यूपी है तो ये, और अगर अदर देन यूपी है तो डोमिसाइल अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। जैसे इस बच्चे में आ रहा है तो वो आपने अपलोड किया है। एड्रेस आपका सब सही है कि नहीं, पिन कोड, जैसे ये बच्चा मध्य प्रदेश भोपाल से था, तो ये सब डाल के सब कुछ अच्छे से वेरीफाई आपको करने का ऑप्शन लास्ट आएगा, ठीक है। ये आपका एड्रेस लाइन वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं, है ना। अब यहाँ पे जैसे ही सब कुछ आप वेरीफाई कर लोगे तो फाइनल अब क्या बोलेगा, अब यहाँ पे लास्ट चीज़ ये पूछेगा कि भैया OTP बता दो, इस ईमेल आईडी पे भी और इस मोबाइल नंबर पे भी। जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने ऊपर डालोगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप फाइनल OTP डालोगे और यहाँ पे कैप्चा कोड डालोगे, ठीक है। तो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है, फाइनल वाला। जैसे ही आपको OTP आता है तो यहाँ पे आपको OTP आ जाएगा और फाइनल OTP डाल के दोनों पे, मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल आईडी पे भी डाल के यहाँ पे कैप्चा कोड ये वाला भर के और फिर फाइनल सबमिट आपको कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे आपका अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी पेमेंट करने की बारी आएगी।
तुरंत आफ्टर सबमिटिंग वंस यू रिडायरेक्टेड टू द मेन मेन्यू, खुद से आप मेन मेन्यू पे रिडायरेक्ट हो जाओगे जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे। 2-3 सेकंड वेट करना, मेन मेन्यू पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। मेन मेन्यू में अब आएगा आपके पास अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इधर साइड में आएगा ग्रीन कलर से, इसके नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट। आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट का प्रोसेस आपका अपलोड होगा, ठीक है। तो सारा डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऐसे देख के आप रेडी कर लेना। भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार किस फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। बच्चा इधर उधर भागता फिरता है, परेशान होता फिरता है, पहले देख लो, समझ लो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर्मेट किस में होना चाहिए? जेपीजी में होना चाहिए, सब कुछ जेपीजी में होना चाहिए, ठीक है। पीडीएफ नहीं ले रहे हैं लोग, जेपीजी ले रहे हैं। जेपीजी का फॉर्मेट होता है, बहुत सारा ऑनलाइन कन्वर्टर आता है, तो अगर आपका कोई पीडीएफ में है तो आप उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई जेपीजी में है तो आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सब आपको कम ज़्यादा करना आना चाहिए, ये सब सीख लेना, ठीक है। तो साइज मस्ट बी 50 KB टू 200 KB, 200 KB के अंदर अंदर ही होना चाहिए और 50 KB से कम नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट, मतलब 12th का जो मार्कशीट है, इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट है, वो भी जेपीजी में आपको चाहिए होगा। और साइज कितना चाहिए होगा? 50 KB से लेके 200 KB के बीच में। तो इसको भी करके कन्वर्ट करके रख लेना अपने पास, ठीक है। नीट स्कोर कार्ड भी इतने में ही चाहिए होगा, ठीक है। ये भी तीसरा डॉक्यूमेंट है। सिंगल सब्जेक्ट मार्कशीट है ना, अगर कोई मार्कशीट आप अपलोड कर रहे हो तो ये इतने में। आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार लगेगा, ठीक है। तो आधार कार्ड पे आपका 50 KB से 200 KB के बीच में। हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एडमिट कार्ड, ठीक है, 50 KB से 200 के बीच में। इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एडमिट कार्ड, देखो इसमें कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट पूछता है और कुछ जो है वो ऑप्शनल रहता है, तो वो आपको ध्यान से अपलोड करना है। फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए 50 KB से लेकर 200 KB तक। अब डॉक्यूमेंट में लाइव दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। सबसे पहले आपका डोमिसाइल लगेगा, अगर आप यूपी से बाहर से हो तो डोमिसाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। नीट का स्कोर कार्ड आपको यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे आप चूज एंड अपलोड कर सकते हो। हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जाम सर्टिफिकेट आपका 10th का मार्कशीट लग जाएगा। इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम मार्कशीट आपका यहाँ पे 12th का मार्कशीट लग जाएगा। जिन बच्चों का 12th का मार्कशीट अभी नहीं है ओरिजिनल वाला, वो क्या करें कि डिजी लॉकर यूज करें। भैया डिजी लॉकर यूज करना, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिजी लॉकर यूज करना, या फिर बहुत अच्छे फॉर्मेट में आप जो है जो प्रोविजनल वाला जो मिलता है इंटरनेट की कॉपी, स्कैंड अच्छे फॉर्मेट में अपलोड करना। ऐसा नहीं कि भैया उसमें दिख ही नहीं रहा नंबर कितना है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर। तो डिजी लॉकर वाला सबसे बेस्ट होता है अगर आपके पास ओरिजिनल अभी तक नहीं आया। अदरवाइज तो आप ओरिजिनल को अच्छे से स्कैंड करके अपलोड करिएगा, स्कैंड करवा लीजिएगा सब अच्छे से, है ना। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जाम एडमिट कार्ड, देखो ये ऑप्शनल है, अगर एडमिट कार्ड नहीं भी है तो चलेगा, यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिंगल सब्जेक्ट मार्कशीट है ना, अगर कोई सिंगल सब्जेक्ट का आपने अलग से एग्जाम दिया है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, अदरवाइज आप पूरा उसमें डाल सकते हो, वही चल जाएगा उसके अंदर। ये सब आप अपलोड करके सबमिट कर दोगे। अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड सेव टू प्रोसीड। अब यहाँ पे एक चीज़ है और ये है कि अगर आप ओबीसी है, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, एक जो एक्स्ट्रा है। बाकी सब तो आपको कॉमन ही मिलेगा। और अगर आपने यूपी से स्कूलिंग की है तो डोमिसाइल वाला ऑप्शन आपका हट जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, आप आराम से जो है इसको सबमिट कर देना। अगर सबमिट करते से पहले या फिर डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो रुक के आराम से आप सारा डॉक्यूमेंट कर लेना, क्योंकि ये सबसे सेव होता रहता है। वन गो में आपको करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले दिन भी मत करना, उससे गलती हो सकती है। जैसे ही आप इसको सेव करके नेक्स्ट करते हो, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इन आयुष काउंसलिंग इज ये आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अब यहाँ पे मेन मेन्यू के नीचे आपका आएगा पे रजिस्ट्रेशन फी, दोबारा से आप मेन मेन्यू में रिडायरेक्ट कर जाओगे। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी। अब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा पे रजिस्ट्रेशन फी, तो आपको पे रजिस्ट्रेशन फी वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे एसबीआई का पेमेंट मोड आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एसबीआई पेमेंट गेटवे मतलब मेरे पास एसबीआई होना चाहिए। नहीं, पेमेंट गेटवे एक थर्ड पार्टी ऐप होता है जिसमें सारे बैंक्स का फंक्शन होता है। कोई भी बैंक अकाउंट से आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, जरूरी नहीं है ये गेटवे उनका है कि उन लोगों ने एसबीआई का गेटवे लिया हुआ है। ये किसी का भी ले सकते थे, एचडीएफसी का ले सकते थे, आईसीआईसी का ले सकते थे, दैट्स हिज प्रॉब्लम ओनली, ठीक है। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एसबीआई इजी पे पे क्लिक कर देना है एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। सिलेक्ट पेमेंट मोड एंड कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये 2000 रुपये जो आप ये रजिस्ट्रेशन फी पे करोगे, ये आपका नॉन रिफंडेबल है, ये आपका पैसा वापस कभी नहीं आएगा, है ना। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे, प्रोसीड करोगे, आप यहाँ पे पेमेंट कर दोगे, है ना। यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। ये सारे मेथड्स यहाँ पे पेमेंट के होते हैं। तो जैसे ही आप इसको डन करोगे,
ठीक है, आपको एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। मतलब अगर 2000 रुपये का है तो नियर अबाउट 50 से 60 रुपये आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। किसी किसी में नहीं होगा, अगर यूपीआई से करोगे तो शायद ना लगे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में वो लग सकता है। तो हर साल थोड़ा बहुत 5-10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। इसको सबमिट करने के बाद आप क्या करना है, आपको सिक्योरिटी फी पे करनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिक्योरिटी फी पे नहीं करोगे तो आपका चॉइस फिलिंग भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पे सिक्योरिटी फीस करना है। सिक्योरिटी फीस पे करने के लिए आप देखोगे यहाँ पे शेड्यूल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे जो डेट है वो 10 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा मिला हुआ है आपको। तो आराम से आपको सिक्योरिटी फी सबमिट करनी है, 7-8 दिन का विंडो है। तो फंड्स वगैरह अच्छे से अरेंज कर लेना अपने अकाउंट में, तभी आप जो है सिक्योरिटी फ़ी को पे करना है ना। तो यहाँ पे सिक्योरिटी फ़ी के लिए कैसे करोगे, दोबारा से आप यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पे जाओगे। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बगल में है ना रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, यहीं पे आकर आएगा पे सिक्योरिटी फ़ी। तो आपको पे सिक्योरिटी फ़ी पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन पे सिक्योरिटी फ़ी। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि बेसिक सिक्योरिटी अमाउंट जो रहेगा वो 20,000 रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और प्राइवेट कॉलेज के लिए आपका 50,000 रुपये रहेगा। इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों चूज करोगे तो 50,000 रुपये रहेगा। अब जैसे ही आप इस पर पे सिक्योरिटी फी पे क्लिक करोगे, पे सिक्योरिटी फी फॉर आयुष यूजी इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वो रिडायरेक्ट कर जाएगा सेम गेटवे पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कोर्स आपका आयुष काउंसलिंग 2025, रोल नंबर, ईमेल आईडी, कैप्चा ये जो आपने बनाया हुआ है, ईमेल आईडी जो आपका रजिस्टर्ड है, कैंडिडेट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिसका ओटीपी आपने वेरीफाई किया था, अब वही डालना है यहाँ पे, है ना, कैप्चा डालना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे वही पेमेंट पे डायरेक्ट करेगा, और वहीं से आप चाहे तो आप यूपीआई से भी रजिस्ट्रेशन फी पे कर सकते हो, यूपीआई भी चलेगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग इन सभी से कर सकते हो। यूपीआई सबसे आसान तरीका है पे करने का, 50,000 की लिमिट सब यूपीआई में होती है, अप टू 1 लाख तक होता है। तो आप यूपीआई से आराम से कर देना, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जैसे ही फिल डिटेल्स एंड पे द सिक्योरिटी मनी आप यहाँ से पे कर देना। अब यहाँ पे जब पे कर दोगे तो आपको क्या करना है, डाउनलोड द सिक्योरिटी रिसिप्ट फॉर आयुष यूजी। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से आएगा, पे वाले के नीचे ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का, तो डाउनलोड आप कर लेना। सक्सेस हो जाएगा पेमेंट, उसके बाद आप ये रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना कि भैया आपने धरोहर धनराशि जमा कर दी, इट सिक्योरिटी मनी इज सबमिटेड। तो ये आप डाउनलोड कर लोगे एंड इसको अपने पास रख लोगे, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी, और फ्यूचर में आपका जब अमाउंट नहीं आएगा या लेट होगा या डिले होगा तो भी आपका एक रेफरेंस रहेगा कि आपने डाउनलोड किया होगा। चॉइस फिलिंग से रिलेटेड जबरदस्त वीडियो आने वाली है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में चॉइस फिलिंग में कंफ्यूजन है, गवर्नमेंट को किस सीक्वेंस में रखना चाहिए, कैसे बीएमएस या अदर कोर्सेज के लिए मर्जिंग करनी है, उसके लिए डेफिनेटली आप हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हो। कोई समस्या है, परेशानी है काउंसलिंग में, या आपको कभी समझ नहीं आ रहा तो आप हमारा मेंटरशिप सपोर्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हो। धन्यवाद।